आकाशवाणी अहमदाबाद वडोदरा केंद्र। उपलब्धियों के 100 दिन। आइए सुनते हैं डॉक्टर सुमन कमल मिश्रा के साथ दीपशिखा दुर्गापाल की यह विशेष बातचीत। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन हाल ही में पूर्ण हुए हैं। विगत कार्यकालों में आरंभ की गई बहुत सी योजनाओं को आगे बढ़ाया गया है तो कुछ नए साहसिक कदम भी उठाए गए हैं। फिर चाहे वे गृह नीति हो या विदेश नीति, शिक्षण हो या प्रशिक्षण, कुटीर उद्योग हो या अंतरिक्ष अनुसंधान, लेकिन ये बात निश्चित है कि उनके पिछले कार्यकालों की तरह ही इन 100 दिनों में भी उनकी कूटनीति, नेतृत्व, कार्यकुशलता और दूरदर्शिता भली भांति से प्रकट होते हैं। इस दौरान सरकार ने बुनियादी ढांचे और खेती पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। आइए इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर सुमन मिश्रा का, जो कि स्वयं एक व्याख्याता हैं और देश के कर्णधारों का भविष्य गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। स्वागत है आपका सुमन जी, और आप इस विषय पर क्या कहना चाहेंगी? जी धन्यवाद दीपशिखा जी। और मैं सबसे पहले विषय पर आने से पहले श्री नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर अपने 2 शब्द कहना चाहूंगी। जरूर। जैसा कि मैंने देखा है, प्रत्येक दशक में कोई न कोई महापुरुष या युग पुरुष होता है, तो मेरी दृष्टिकोण में इस दशक के, इस दौर के नरेंद्र मोदी जी युग पुरुष के रूप में मैं देखती हूँ उन्हें। जी। अब हम उनके जो भी कल्याणकारी योजनाएं उन्होंने बनाई है अपने कार्यकाल के दौरान में, अगर हम उनके कार्यकाल को देखते हैं तो सन 2014 से लेकर के आज तक का देखते हैं। सबसे पहले हम उनकी कल्याणकारी योजनाओं के ऊपर दृष्टिपात करते हैं। जैसे उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की योजना उन्होंने लागू किया। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन और पीएम मुद्रा योजना, अटल पेंशन योजना, स्मार्ट सिटी योजना और मेक इन इंडिया सहित आदि अनेक योजनाओं को उन्होंने अमल में लिया। और उसके अतिरिक्त भी उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी नई शिक्षा नीति को अमल में ला करके प्रत्येक युवा वर्ग का जीवन का 1 वर्ष का जो समय होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स 4 साल का करके, नहीं तो 3 साल का ग्रेजुएशन होता था, फिर 2 साल का बीएड होता था, उसमें ऑनर्स को उन्होंने संयुक्त करके 1 साल का समय का भी बचत किया है। इस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो भी कदम लिए हैं, युवा वर्ग के समय को देखते हुए उनके मानसिक कौशल को कैसे हम विकसित कर सकते हैं, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने शिक्षा नीति में नई नई योजनाओं को लागू करते हुए, और ऐसा नहीं है कि वो केवल लागू ही किए हैं बल्कि उसको चरितार्थ भी करते चल रहे हैं। जी हाँ, और ये योजनाएं पहले की थी और उनको आगे भी बढ़ा रहे हैं। जी, निरंतर उनका प्रयास चल रहा है इस पर। जो विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने मुफ्त में इस तरह का सेंटर खोला कि भाई उन्हें भी अवसर मिलना चाहिए। अगर उनके अंदर उस तरह की बुद्धिमत्ता है, क्षमता है, तो वो अपने क्षेत्र में विकास ले सके, उनको वो जिस स्थान के वो अधिकारी हैं वो स्थान उन्हें मिल सके। तो यहाँ जैसे 2014 में जब उन्होंने कार्यभार संभाला तो उसके बाद से ही अगस्त से ही उनकी योजनाएं लागू होना चालू हो जाती हैं। तो अगर देखें तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर हृदय योजना, पीएम मुद्रा योजना, फिर पेंशन योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, स्मार्ट सिटी पहल, अमृत रणनीति, डिजिटल इंडिया, स्वर्ण मुद्रीकरण योजना और उदय योजना, स्मार्ट सिटी इंडिया भारत योजना, सेतु भारत योजना, ग्रामोदय से भारत उदय, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, नमामि गंगे योजना, सतत योजना, इस तरह से तमाम योजनाएं उन्होंने अमल में लाई। और सभी योजनाओं का ऐसा नहीं है कि योजनाएं केवल बनाई गई, सभी योजनाओं का असर भी दिखा, उसका परिणाम भी दिखा। और चाहे अगर हम कहें कि स्वच्छ भारत का, जो कि गांधी जी के जन्मदिवस से लागू किया गया, क्योंकि गांधी जी स्वच्छता प्रिय थे, तो उनको लक्ष्य में, उनको केंद्र में रख करके ये सारी योजनाएं रखी गई हैं। जी हाँ। आजकल तो वैसे भी स्वच्छता ही सेवा की जो मुहिम है वो चालू है। जी। तो दीपशिखा जी, इसी तरह से अगर हम यातायात के ऊपर ध्यान देते हैं तो यातायात में उन्होंने जो मेट्रो की सुविधाएं दिया है सभी जगहों पर। अभी हमारे अहमदाबाद में भी अभी किसी भी यात्री से बात करो तो उनके मुंह से यही निकलता है कि मेट्रो तो मोदी जी ने वरदान दे दिया यहाँ के लोगों के लिए। तो उनकी जीवन का दिनचर्या थी काम करने की, वो सहज हो गई। जी। और इसमें मैं ये जोड़ना चाहूंगी इसी क्रम में जो आपने मेट्रो की बात की कि
हाल ही में यानी 16 सितंबर को अहमदाबाद से ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने भुज और अहमदाबाद के बीच में नमो रैपिड रेल सेवा आरंभ की और इसके साथ ही अनेक शहरों को आपस में जोड़ती हुई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाई थी। तो ये भी अभी बस हाल की ही बात है। तो ये जो अभी 100 दिन उनके पूरे हुए हैं उनके तीसरे कार्यकाल के, उसमें वो पुरानी योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और द्रुत गति से बढ़ा रहे हैं। जैसे उनकी वो रैपिड रेल है उसी तरह से बढ़ रहे हैं। जी, यथा नाम तथा गुणा के अनुसार वो कार्य कर रहे हैं। हाँ। और इनकी जो योजना दीपशिखा जी महिलाओं को लेकर के बनी हुई है, जैसे महिला की शिक्षा को उन्होंने बहुत ही जोर दिया, महिला सशक्तिकरण पर उन्होंने बहुत ही ध्यान दिया। और अभी हाल में ही उन्होंने लखपति दीदी की योजना बनाई। जिन महिलाओं के अंदर बिल्कुल आत्मविश्वास नहीं था, जिनको ऐसा लगता था कि मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी, उनके मन मस्तिष्क को ध्यान में रखते हुए उन्होंने लखपति दीदी की योजना बनाई। और अब उनको इस योजना को देखने के बाद उनको ऐसा लगता है कि मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ। जी हाँ। तो लखपति दीदी के विषय में मैं एक यहाँ कहना चाहूंगी कि लखपति दीदी एक स्वयं सहायता समूह की सदस्य होती है जिनकी वार्षिक घरेलू आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक होती है। इस आय की गणना कम से कम 4 कृषि मौसमों या व्यवसाय चक्रों के लिए की जाती है, जिसमें औसत मासिक आय 10,000 रुपए से अधिक होती है ताकि ये टिकाऊ हो सके। तो ये समुदाय के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, न केवल अपनी आय के लिए बल्कि स्थायी आजीविका पद्धति को अपनाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करने के लिए। जी, उनकी जितनी भी पहल देखें कि ऐसा नहीं कि बस बना दी गई है, वो पूरी तरह से कार्यरत है, सब पूरा साकार हो रही हैं। तो इन सब चीजों से देखने के बाद ऐसा लगता है कि आज जो भारत की गति पहले थी, आज हम देखते हैं तो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन दिख रहा है। और इस प्रकार किसकी इतनी क्षमता है जो 0 से लेकर Z तक प्रत्येक पहलू पर उतना ही सजग होकर, चिंतनशील होकर, देश से लेकर विदेश तक लोगों के मन में अपने व्यक्तित्व के एक अमिट छाप छोड़ रहा है, वह है श्री नरेंद्र मोदी जी। इनकी कथनी और करनी को कहने के लिए साहित्य में शब्द छोटे पड़ रहे हैं। दीपशिखा जी यहाँ पर समय के प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें तो एक नई अभी इनके जो तीसरे कार्यकाल की श्रृंखला शुरू हुई, वहाँ पर इन्होंने जैम की ताकत करके एक वाक्य दिया। जैम यानी जे से जनधन योजना, और ए से आधार कार्ड, और एम से मोबाइल, जैम। तो ये वाक्य सुनने में ही लग रहा है कि ये सच में ताकतवर है और ये तीनों चीजें मिलकर के लोगों को ताकतवर बना रही हैं। और अगर हम देखने जाएं तो 67 वर्ष के बाद भी भारत में बड़ी संख्या में ऐसी आबादी थी जिन्हें न बैंकिंग सेवाएं हासिल थी और न ही उनके पास बचत का कोई जरिया था, संस्थागत कर्ज लेने का कोई अवसर था। इस बुनियादी मसले का समाधान करके 28 अगस्त 2014 में जनधन योजना की शुरुआत किया। यहाँ पर दीपशिखा जी मैं ध्यान देने की बात आपसे कहूंगी कि जो व्यक्ति मई में कार्यभार संभाल रहा है वह मात्र 2 महीने 3 महीने में इतनी बड़ी बड़ी योजनाओं पर इतना बड़ा बड़ा निर्णय किस आधार पर ले रहा है। इनके कार्य करने के जो तरीके हैं स्वयं को ये प्रदर्शित कर रहे हैं कि व्यक्ति भविष्य के प्रति कितना सजग है, कितना योजनाबद्ध है, कितना निरंतर प्रयत्नशील है, क्योंकि ये सारी चीजें एक दिन के सोच का प्रतिफल नहीं हो सकती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये जो जनधन योजना है या आधार कार्ड है या मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल, एक जो आज हम देखते हैं सबके हाथों में मोबाइल है जी। तो ये आज इसलिए हुआ है क्योंकि इसके लिए उन्होंने ये दूरदृष्टि रखी, माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ये दूरदृष्टि रखी है कि वो जो सपना उन्होंने सोचा है 10 वर्ष बाद वो उसे साकार कर सके। और कुछ जो एक कहते हैं कि उनकी इच्छा शक्ति में बल है और क्योंकि उनके इरादे नेक हैं वो इसकी फलपूर्ति भी जल्दी हुई। और देखिए आज जो उन्होंने सोचा है उस हिसाब से चल भी रहा है, वरना 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या वाले देश का नेतृत्व करना आसान काम नहीं है। जी, आपने सही ही कहा कि एक छोटा सा परिवार चलाना इतना मुश्किल होता है तो इतना बड़ा देश का संचालन करना कितना मुश्किल है अपने आप में सोचने का विषय है। और जहाँ तक उनके तीसरे कार्यकाल का 100 दिन अभी पूरा हो रहा है दीपशिखा जी, तो मैंने जो विश्लेषण किया है उसमें उनका 17 सितंबर को जन्मदिवस गया। तो उसी समय उन्होंने, अब मैं ये कहना चाहूंगी उनके दिमाग की उपज को कि उन्होंने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक के समय को 15 दिन में उन्होंने ये निर्धारित किया कि ये समय जो है सेवा काल माना जाएगा। इसमें अभी श्री अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने ये कहा कि भाई इस अवसर को, इस 2 सप्ताह के समय को हम सेवा काल के रूप में हमारे जैसे बहुत सारे लोग जरूरतमंद के सेवा के लिए खड़े हो जाएंगे। तो ये 2 सप्ताह जो है वो स्पेशल विशेष रूप से सेवा के लिए ही समर्पित रहेगा। तो इस तरह की सोच किसके दिमाग में आती है और कहाँ आती है?
ये सारी चीजें श्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव है और जो साकार होते दिखाई दे रही है जी। और अभी उनके तीसरे कार्यकाल में जो योजनाएं शुरू हुई हैं उसमें टैक्स में राहत दिया उन्होंने, किसानों के लिए किसान निधि की पहल को और आगे बढ़ाया। वर्तमान समय में देखें तो देश की आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा मजबूत होती दिखाई दे रही है, जो आज इकोनॉमी की रीढ़ दिख रही है। जो पहले कुछ पता ही नहीं चलता था, आज वो बड़ी ही सुदृढ़ता से दिखाई दे रही है। बिल्कुल सही कहा। और माननीय प्रधानमंत्री का जो एक आग्रह रहा है वो महिला सशक्तिकरण पर, और आप उनकी योजनाओं के नाम देखें, उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, या फिर एक पेड़ माँ के नाम योजना, मातृवंदन योजना। तो मतलब महिलाओं को केंद्र में रख करके देश के विकास को आगे बढ़ाना है और उत्तरोत्तर प्रगति के मार्ग पर ले जाना है। ये उनकी मंशा है जो उनकी हर योजना में दिखाई भी आती है और काफी अच्छी तरह से वो उसकी पूर्ति भी कर रहे हैं। इस समय अभी गए गणतंत्र दिवस पर महिलाओं के ही परेड हुए थे दिल्ली में। ये हमारा पूरा भारतवर्ष देखा होगा और इस बात को देखकर वो अपने आप को गौरवान्वित भी महसूस किए होंगे। बिल्कुल सही कहा है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी का आग्रह सिर्फ पारंपरिक ज्ञान को उपयोग में लाना नहीं है या पूर्णतः से सिर्फ आधुनिक विज्ञान को ही लाना नहीं है। उनका जो लक्ष्य है कि पारंपरिक ज्ञान को जो आधुनिक विज्ञान है उसके साथ समन्वित करना है। अब अंतरिक्ष विज्ञान को देखिए, मंगल मिशन है और चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद अब भारत का मानवीय अंतरिक्ष मिशन गगनयान उनका अगला लक्ष्य है। जी, वही मैं आपसे कह रही थी दीपशिखा जी कि इन्होंने जो नामकरण किया है वो पूरी तरह से मर्मस्पर्शी नामकरण दिया है। बिल्कुल मन को छू जाता है। जिस तरह के कार्य होते हैं उसी तरह से उसका नामकरण होता है। तो मोदी जी का जो शब्द सौष्ठव है वो अतुलनीय है, अकथनीय है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। उनका जो भाषा पर पकड़ है वो तो खैर कुछ उसके बारे में बोलना वो बिल्कुल आपने कहा अकथनीय है। तो श्रोताओं, हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 100 दिन पूरे किए हैं और इस अवधि में मुख्य रूप से बुनियादी ढांचे का विकास, स्वास्थ्य सेवाओं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, सुरक्षा, सड़क, रेलवे, बंदरगाह आदि पर विशेष ध्यान दिया गया है। वो कहते हैं ना कि खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्वाकांक्षी योजनाओं, परियोजनाओं को अमली जामा पहनाया है। उनके इरादे नेक हैं, दृढ़ हैं। बस आवश्यकता है कि हम और आप जैसे आम जन सिर्फ सुविधाओं का लाभ लेने तक सीमित न रहें, बल्कि जो सुविधाएं मिली हैं उन्हें आगे वालों के लिए भी सहेज कर रखें, ताकि हम ही नहीं हमारी आने वाली पीढ़ियां उसका लाभ लें और देश उत्तरोत्तर प्रगति करे। डॉक्टर सुमन मिश्रा, आज आपके साथ बातचीत करके हमें बहुत अच्छा लगा और समय की जो सीमा है उसका आदर करते हुए अभी आपसे विदा लेना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और मुझे आपने इसमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे उपलब्धियों के 100 दिन, यह विशेष बातचीत जिसमें डॉक्टर सुमन कमल मिश्रा के साथ चर्चा कर रही थी दीपशिखा दुर्गापाल। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद वडोदरा केंद्र से किया गया।